आप पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर भी रहे हैं, तो क्या ऐसे मामलों में, ठीक है हमारी बातें कुछ असत्य हो सकती हैं लेकिन सच्चाई तो कुछ है, पूरी तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता, तो क्या ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करके आप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उचित माध्यम तक इसे पहुंचाएंगे? जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मैं आपको बताऊं कि वो स्वयं बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हुए व्यक्ति हैं। एक एक इन बातों को, जब वो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में काम करते थे तो भी मेरी कई बार उनसे भेंट हुई है। और भेंट ही हुई कि कुछ और, मतलब किसी मामले में मतय कि हुआ कुछ ऐसे? नहीं, सामान्यतः जब मैं मंदिर में दर्शन करने जाता था तो गोरखनाथ मंदिर बहुत वहाँ का प्रतिष्ठित मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है, सिद्ध स्थान है जी। तो वहाँ वो महंत थे, तो वहाँ पर जब भी जाता था तो महंत जी का भी एक महंत के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे तो जिस समय वो वहाँ रहते थे तो हम लोग तुरंत पूछ लेते थे। महंत जी का भी एक कमरा होता था मंदिर में, तो अगर वहाँ बैठे हैं तो उनको भी प्रणाम होता था, उनसे भी बातचीत होती थी और शिष्टाचार भेंट होती थी। तो उनको पहली बात तो इस प्रकार ध्यानाकर्षण, मतलब उनके लिए कोई न्यूज़ नहीं है, ये सब बातें मालूम हैं। नंबर 2, समय समय पर अपने टीवी के इंटरव्यू में, अपने सामाजिक साक्षात्कारों में मैं ये बातें कहता रहता हूँ और उसके माध्यम से वो बातें तमाम लोगों तक पहुँचती हैं और वो भी उठाते रहते हैं। और ये सारे, केवल मुख्यमंत्री जी के स्तर की ही नहीं बात है, ये सारे मंत्रियों, सारे विधायकों, सारे शासकों, प्रशासकों, सबके स्तर की ये समस्याएं करीब करीब सबको मालूम है। और ये भी सही है कि इनके सुधार का प्रयास भी होता रहता है, लेकिन जैसे और बहुत सी समस्याएं और आदतें लोगों की हैं कि घूस ले लेने की आदत, बेईमानी कर लेने की आदत, वो घटनाएं भी होती रहती हैं। जड़ मैंने उसकी बता दिया कि जिस समाज में समय से दंड नहीं मिलता और जिस समाज में समय से अच्छे लोगों को पुरस्कार नहीं मिलता, वो समाज गड़बड़ा जाता है। वही हो रहा है हमारे समाज में। जो हमारी विलंबित न्याय व्यवस्था प्रमुख कारण है, समय से भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं मिल रहा तो वो और लोग भी प्रेरित हो जा रहे हैं। खाकी वर्दी तो थी किंतु बेचारा दीनहीन दिखता था, लगता था कि कितना शोषण हुआ है, गाल धंसे हुए हैं और आंखें चढ़ी हुई हैं, लग रहा है कि 12 घंटे ड्यूटी किया होगा। नाम है होमगार्ड का। होमगार्ड के आप डीजीपी थे, सुधार के काफ़ी कुछ कार्यक्रम चलाए, कुछ मोटा मोटा बताएं। इसी समस्या का जो आपने उठाया कि उनको 450 रुपये पर डे मिलता था और उसकी वजह से कुपोषण का शिकार होते थे अधिकांश होमगार्ड, और आज जानते हैं कितना मिलता है? 21,000 रुपये पर मंथ। ठीक, लगातार मैंने प्रयास किया, उच्च अधिकारियों से भी किया, कोर्ट से भी किया, और आज उसी का परिणाम है कि उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ी तो गरीब होमगार्ड अब सक्षम होमगार्ड बन गए कि इनको बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार भी चलाना है, खर्चा भी चलाना है, इसलिए समाज की रक्षा करने से पहले इनका परिवार ठीक रहे। और आज बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरा, आपको याद होगा, होमगार्ड्स सारे समाज के लिए संदेशवाहक बने, सेवक बने, सेवा के साथ सुरक्षा करें। ये नहीं खाली डंडा लेकर के सुरक्षा करें कि डंडा लो मारो और उसी बहाने 10 चोरों को मारा, 2-4 शरीफों को भी मार दिया। तो हमने नमामि गंगे जागृति यात्रा चलवाई हरिद्वार से बलिया तक, और हर जिले में पब्लिक को, लोगों को मिलाकर उनके साथ मिलजुल करके होमगार्डों ने गंगा सफाई का अभियान चलाया, जन जागरण का अभियान चलाया। प्रयास मैंने किया कि लोगों की ज़रूरतों से, उनकी सुरक्षा की ज़रूरतों से होमगार्ड्स को जोड़ दिया जाए, उनका सहायक बनाया जाए, उनका नेता न बनाया जाए, उनका शासक न बनाया जाए, जिसकी ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी 1861 के पुलिस, उन्होंने पुलिस को शासक के रूप में विकसित किया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक को दबाया जा सके। दुर्भाग्य से वो एक्ट अभी भी चल रहा है। अब बड़ी ज़रूरत है उस एक्ट को जल्दी से जल्दी बदला जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप पुलिसिंग हो जाए।
बड़ी बड़ी उसमें अंतर विरोध हैं। कभी आप गौर से देखिएगा, इस देश में 100 रुपए कोई चोरी करे उसके लिए भी वही सजा है, और अगर 1 करोड़ की चोरी कर ले तो भी वही सजा है। एक ही धारा 379 आईपीसी। और अगर दुकान से डबल रोटी घुस के निकाल ले तो उसकी भी वही सजा है। जो पूरी ज्वेलरी शॉप अगर लूट ले, चुरा ले, तो वो भी वही सजा है, 382 आईपीसी। देख रहे कितना अंतर विरोध। दूसरा, अगर कत्ल हो गया, मान लीजिए गलती से हो ही गया कत्ल, एक परिवार जेल चला जाता है, एक मारने वाला जेल चला जाता है, उसका परिवार बर्बाद, और दूसरे परिवार का व्यक्ति जेल चला जाता है, उसका परिवार बर्बाद। अंग्रेजों ने कभी ये सोचे ही नहीं कि इन परिवारों का क्या होगा। हमने जेल तो भेज दिया, एक खुदागंज गया, एक जेलगंज गया। क्या हमको ऐसा कानून बदलना नहीं चाहिए? उन परिवारों का, विचारों का क्या दोष है? बच्चों का, औरतों का क्या दोष है जो गुस्सा में 1-2 लोग लड़े, एक मर गया, एक जेल गया? ऐसा कानून बदलने की, जिसमें प्रतिपूर्ति का कानून, जिसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का कानून। और इससे और आगे एक बात कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान माल की हिफाजत करें। अगर वो फेल हुए, राज्य सरकार चूक गई, यानी पुलिस चूक गई, नहीं कर पाई, तो उसकी प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था शुरू हुआ है। कुछ काम कहीं कहीं, किसी किसी मामले में आपने सुना होगा कि 3 लाख रुपए प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अब धीरे धीरे समाज में चिंतन बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यतः समाज को, हमारा जो ये कानून है ये समाज को तोड़ता है। इससे बेहतर थी हमारी पंचायत व्यवस्था प्राचीन भारत की, जो लोगों को न्याय भी देती थी, जोड़ती भी थी, प्रतिपूर्ति भी कराती थी। क्राइम हुआ, नुकसान हुआ तो प्रतिपूर्ति तो कर दो। एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना जो छात्रों के लिए, अभ्युदय योजना, और आईपीएस आईएएस यह लोग भी पढ़ाएंगे बच्चों को। जैसे नहीं लगता आपको कि सेवानिवृत्ति के बाद हमें भी कुछ योगदान करना चाहिए? तमाम आपके पास अनुभव है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्यों नहीं ऐसा करते? शायद आपको मैं बता नहीं पाया या आपको पता नहीं लग पाया। जी। सूर्या सिविल क्लासेस के माध्यम से जी। पहले ही हम लोग ये जो आपकी सीख है उसका अनुपालन कर रहे हैं जी। और तमाम लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी। आप ऐसे कर रहे हैं क्यों, योजना, आप ऐसे क्यों नहीं, घर बैठे क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे घर बैठ के संचार जनित अरे माध्यम मैं है। घर की ही बात कर रहा हूँ। जी। यहाँ पर जी। यहीं लखनऊ में ही तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चे, जी। उनको हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं। जी। और तमाम अलग अलग परीक्षाओं में उनका एक ग्रुप बना हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने परिवार की जो पुरानी परंपरा थी, शिक्षा का एक महाविद्यालय लखनऊ में खोला गया है, एक मेरे गृह जनपद में खोला गया है। गृह जनपद कौन सा है आपका? रायबरेली और फतेहपुर के बीच एक डलमऊ स्थान है, जी। वहीं पास में एक डिग्री कॉलेज खोला गया है। तमाम बच्चों को हम लोग यथासंभव, ये संकल्प है ना कि समाज से हमने बहुत लिया है, अब समाज को देने का समय आ गया है। जितना संभव हो सके शिक्षा के माध्यम से, जागृति के माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से, लोगों को जगाने के माध्यम से करना है। जब तक इस शरीर में जान है तब तक समाज के लिए संकल्पित हैं। सबसे सीनियर थे आप, यह सवाल अटपटा लगेगा। नहीं नहीं, कोई सबसे सीनियर थे आप, और डीजीपी के बारे में लगातार समाचार पत्र, टीवी चैनल बता रहे थे, आपको डीजीपी नहीं बनाया गया। एक बात आप कहेंगे, ठीक है शासन की जो मंशा, लेकिन अगर आपका हक था तो मिला क्यों नहीं, और नहीं मिला तो उसके कारण क्या थे? अब जहाँ तक जिस समाज में भी नियमों में ज़्यादा छूट होती है, जी। विवेक जैसे कहते हैं ना, स्वविवेक से आप बना दीजिएगा, जी। वो अंत में न्याय कई बार उसमें पीछे छूट जाता है। मैं केवल सीनियर ही नहीं था, जी। पूरे इंडिया में पिछले 10 सालों का जो सर्विस का रिकॉर्ड देखा गया तो मेरे 30 में 30 अंक थे, 30 आउट ऑफ 30, यानी मेरिट में भी सबसे ऊपर, सीनियरिटी में भी सबसे ऊपर। तो अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं अवसर मिला? तो मेरा कोई बात कहना, मैं कभी ये सवाल नहीं उठाता। क्यों?
अपने बारे में इस प्रकार की बातें उठाना कि मुझे मेरे न्याय नहीं मिला, अगर हम इस प्रकार कहने लगेंगे तो हमें समाज ने एक जिम्मेदारी की जगह दी है। लोगों को लगेगा कि ये इतने असहाय हैं कि ये नहीं न्याय ले पाए। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि उसके बाद अब ये नियम बन गया सुप्रीम कोर्ट से, उसी घटना के बाद ये नियम बन गया कि यूपीएससी में 3 नाम जाएंगे और यूपीएससी सेलेक्ट करके भेजेगी। तब से डीजीपी बनने की परंपरा बदल गई, ये भी सुना होगा। और 3 जो नाम पैनल में गए उसमें मेरा भी नाम था। अब ये जिसको निर्णय लेना होता है उसके विवेक पर होता है। और इसका प्रैक्टिकल कारण बता दूं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। जैसे आप किसी जिम्मेदार पद पर हैं और आपको चयन करना है तो आप ये सोचते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे प्रति ज़्यादा निष्ठावान रहेगा। आप सबको मान रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं जो हैं। जिसको आपने महसूस किया कि ये ज़्यादा निष्ठावान रहेगा हमारे प्रति, निष्ठावान आब्लिक मैन करना उपयुक्त नहीं होगा। अब ये बहुत बॉर्डर लाइन है, थिन लाइन है कि यसमैन कि मतलब आप जो विवेकवान व्यक्ति है, अपना सीनियर है, उसके आदेश का पालन करेंगे तो आप यसमैन हुए। और निष्ठावान का अर्थ है कि आप वाजिब गैर वाजिब बात में मानने के पहले अपनी राय भी बता देंगे कि ये ठीक नहीं है। तो ये क्राइटेरिया अंतर होता है जिसकी वजह से किसी जगह पर आप हो या कोई दूसरा हो, वो चयन करते हैं कि हमारे प्रति वफादारी ज़्यादा किसकी रहेगी। और इस पर प्रायः ये देखा गया है कि चाहे वो किसी संगठन में हो, आप वही नौकर तो पसंद करते हैं जो आपके लिए कानून न बताए, नियम न बताए, उसके बजाय वो कहे कि सर आप जो कहेंगे वही करूँगा। सर सर सर। तो इस कारण से कई बार इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। लेकिन उसकी वजह से ये सब बहुत छोटी बात होती है। जीवन के संघर्ष में, जीवन के रास्ते में ये पड़ाव होते हैं। हम लोग इसको बहुत महत्व इसलिए भी फिर नहीं देते कि इतनी जगह पर आप आईजी रहे, इतनी जगह पर आप डीआईजी रहे, इतनी जगह एडिशनल डीजी रहे, इतनी जगह एसएसपी रहे, एसपी रहे। अगर ये डीजीपी नहीं बने, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बने, डीजीपी क्राइम नहीं बने, डीजीपी होमगार्ड हो गए, डीजीपी भर्ती बोर्ड हो गए, तो कोई उससे बहुत अंतर पड़ गया नहीं। मुख्य बात होती है कि आप जिस दायित्व पर पहुंचे वहां आपने क्या किया। और इस भावना को बढ़ाना हमारा फर्ज है कि हम अपने साथियों को, सबको यही बताएं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप भी जब कोई जिम्मेदारी बांटें तो किसी को कोई जिम्मेदारी दी आपने उसकी। और मैं बहुत इसके लिए जब स्वयं मैंने विचार किया तो ये निष्कर्ष निकला कि मेरी सेवा भावना, परंपरा हमारी क्या है पुलिस में, कंट्रोल की भावना, शासन की भावना, मेरे मन में ये सेवा की भावना सदैव से रही है। खड़े खड़े कोई एप्लीकेशन लेके आ गया तो मैंने तुरंत उसको खड़े खड़े लिखा, इसको ले जाओ, अभी जाओ, मैं तुम्हारी जो मदद कर सकता हूं करूंगा। और उसके कारण वो व्यक्ति तो खुश होता है, लेकिन जो व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति वो खुश नहीं होता। अरे ये तो सीधा हाथ में दे देते हैं कागज। तो फिर ऐसे में जो वो आदमी को दौड़ाता 10 बार कि मेरे तो पास कागज ही नहीं आया, वो ना होता। तो होमगार्ड्स विभाग स्वयं सेवा का बहुत बड़ा माध्यम था और है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मेरे इस गुण को पहचान कर कि मुझ में सुरक्षा के साथ सेवा का जो भाव है, उसकी वजह से शासन ने मुझे उस काम में लगाया था। लोग कहेंगे आखिर कह ही क्या सकते हैं बेचारे, कर ही क्या सकते हैं, कह ही क्या सकते हैं। और नहीं, कह ही क्या सकते हैं के बारे में लोगों का काम है कहना। उसमें समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक आपकी तारीफ करेंगे कि जो दायित्व तो आपको मिला आपने खुशी खुशी उसे निभाया, और एक होंगे जो कहेंगे कि अरे बेचारे, ये बेचारगी जो होती है
भूल जाते हैं लोग कि आपने जीवन में जो पाया उससे संतुष्ट रहने के बजाय जो कुछ थोड़ा नहीं मिल पाया उसके बारे में इतनी चिंता, ये निगेटिव नज़रिया है। मैं अपने साथियों को, दर्शकों को, सबको बताऊंगा, जीवन में जो मिले उससे संतुष्ट रहना सीखो, वरना मैंने बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने के बावजूद लोगों को असंतुष्ट मरते देखा है कि वो कहते रहे मैं ये तो बन गया, ये नहीं बन पाया। पिता दीन मोहि कानन राजू, तह सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान राम ने भी यही कहा था ना, पिताजी ने जंगल का। तो फिर हमारा संस्कृति का, हमारे समाज का आदर्श तो वो है कि अगर इसी प्रकार इस भावना से काम करते तो राम जी कह देते कि नहीं मैं ही राजा बनूंगा जी। तो जो आज महत्ता राम को मिली है वो कभी न मिलती। क्यों? कितने ही राजा आए, कितने ही चले गए, उन्हें राम जैसा सम्मान नहीं मिला। इसलिए ये धरती, ये देश त्याग की धरती रही है। आपने ये प्रश्न पूछा, मैंने यथासंभव जवाब दिया, वरना मैं कभी निगेटिव बातें ना करना पसंद करता हूँ, ना लोगों को प्रेरित करता हूँ। जो मिले उसमें खुश रहना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। इस सवाल का भी सकारात्मक संदेश जाएगा कि जहां भी दायित्व दिया जाएगा बेहतर निर्वहन करके और वहां एक आदर्श स्थापित करेंगे। अंतिम सवाल, कभी किसी अपराधी पर आपने आक्रमण किया हो? अपराधी हो सकता है पॉलिटिशियन हो, तमाम लोग लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य इत्यादि होते हैं। आपने आक्रमण किया मनोयोग से और किसी सीएम ने कहा कि मत करो, किसी जिम्मेदार शासन में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, आपके डीजीपी हो जो भी हो, मत करो। सीएम ने तो कभी नहीं कहा। हाँ, प्रभावशाली लोगों ने, समाज में जो प्रभाव रखते हैं ऐसे लोगों ने कहा, तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उनको बता दिया कि ये ऐसा ऐसा मामला है और इसमें अगर रियायत बढ़ती गई तो इसका गलत संदेश पब्लिक में जाएगा। कोई बातें छिपती नहीं हैं, घूम फिर कर सारी बातें पब्लिक हो जाती हैं। और ना भी हो तो मन अगर अपना दुखी हो, अरे यार ठीक नहीं रहेगा, ये उचित नहीं है, तो अगर मन अपना गवाही न दे तो उसके कारण अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि हम पहले किसी दबाव में गलत काम कर दें। क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि समझौतों का भी कोई अंत नहीं होता, वो बॉर्डर लाइन बढ़ती जाती है। आज एक गलत आपने काम कर दिया, कल उसकी उम्मीद और बढ़ गई, वो फिर दूसरे काम के लिए कहेगा, फिर वो तीसरे दिन तीसरे काम के लिए कहेगा, और उसमें फिर वो हाल होगा कि आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपके ऊपर भी 10 बातें, 10 आरोप लग जाएंगे कि आपने फिर ऐसा क्यों किया था, आपने वैसा क्यों किया था। इसलिए बेहतर यही होता है कि जहां आपको लगे कि ये उचित नहीं है, वहीं पर विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लीजिए कि ये मान जाते थे लोग। उनके पास भी कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नहीं, वो मन से नहीं मानते, ऊपर से मान जाते हैं। तो ज़्यादातर अनुभव में आया कि कभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर देते हैं, करा देते हैं, कभी कोई अपने मन में खुंदक मिटाने के लिए कुछ झूठी दरखास्त दिला देते हैं, दे देते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि उस अर्थ में देखें तो ट्रांसफ़र आज नहीं तो कल होना ही है, झूठी शिकायत हो गई है तो वो जांच करके ख़त्म हो ही जाएगी। दोस्तों, यह थे डॉक्टर सूर्य कुमार जी, जो सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और एक कद्दावर आईपीएस के रूप में जिनकी पहचान रही है, जिन्होंने लगातार प्रयोग किया समाज में और अपराधियों को सुधारने का भी प्रयास किया और दंड भी, शीघ्र दंड मिले, अपराधियों को सजा दिलाओ, एक बड़ा अभियान आपने चलाया था। अभियोजन शाखा में हम लोगों ने सजा कराओ अभियान चलाया। क्यों? कि लगा कि अगर समय से दंड नहीं मिलेगा बलात्कारियों को, डकैतों को, तो अराजकता फैली जा रही है समाज में। तो हम लोगों ने एक सजा कराओ अभियान चला दिया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि खाली सबसे बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे यहाँ लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो मैंने हरदम ये कोशिश की कि जो कहा जाए वही किया जाए, उससे बड़ा सुकून रहता है। और
आपकी दूसरे भी आपके बारे में स्पष्ट बात जानते हैं कि हाँ ये होगा, ये नहीं हो पाएगा। और बताऊं आपको, मेरे 2 बेटे हैं जिनकी शादी मैंने किया, और दोनों, चूंकि मैं उन संस्कारों में पला, मुझसे कहा गया कि बचपन से दहेज खराब है, दहेज नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि दहेज नहीं लेना चाहिए तो मैं भी अपने बेटों की शादी में दहेज नहीं लूँगा। और आप ताजुब करेंगे, हमने एक भी न कोई बात दहेज की, न दहेज मांगा, न लिया। और शादी जहाँ लड़कों ने पसंद कर लिया तो हमने सहमति दे दी, उन्होंने शादी कर ली। और सामान्यतः ये एक उदाहरण के रूप में केवल बता रहा हूँ कि इससे बहुत वैचारिक और कार्मिक स्पष्टता रहती है, कर्म में भी, विचार में भी, कि भाई जो मन में है वही कह दूंगा और वही कर दूंगा। तो उससे आपका मनोबल भी बढ़ता है, आत्मबल भी बढ़ता है, और चैन की नींद सो पाते हैं। एक बार आपने कहा था अंतर्जातीय शादियों को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत पहले जब यह चीज़ें प्रचलन में नहीं थी तब आपने कहा था। मुझे लग रहा है कि आज से कम 25 साल पहले, 22 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी उसी पर कायम है। मैं उससे आपको अभी आधी बात याद है जो मैंने 25 साल पहले कही थी कि अंतर्जातीय विवाह इसलिए आवश्यक हैं कि समाज पूरी तरह एकता में तब तक नहीं बंधेगा जब तक सारा समाज एकजुट न हो जाए। ठीक। और उससे आगे वो भी बात कही थी कि जब तक स्त्रियों को भी संपत्ति में बराबर का, लड़कियों को भी संपत्ति में बराबर का हक नहीं होगा, तब तक दहेज बंद नहीं होगा और लड़कियों के साथ न्याय नहीं होगा और महिला उत्पीड़न का भी नियंत्रण नहीं लग पाएगा। और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे वो दोनों बातें हो गई कि महिला उत्पीड़न बंद करने के लिए जो संपत्ति का अधिकार लड़कियों को दिया गया माँ बाप की संपत्ति में, वो लागू हो गया। इसी तरह जो बात आपने पहली उठाई थी कि जो पहला प्रश्न भी लागू हुआ, उसका भी समाधान निकल गया, और दूसरा प्रश्न था उसका भी समाधान निकल गया। अब बारी क्या है, आगे होना क्या चाहिए? अब जो समाज कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, आमदनी का साधन मिले, भोजन, वस्त्र, मकान, पढ़ाई, दवाई के बाद रोजगार का साधन, जो अब काफ़ी सरकारें उसकी तरफ जोर लगा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले चुनाव में मुद्दे भी बनेंगे कि रोजगार और त्वरित न्याय, ये 2 बात और तुरंत होने की जरूरत है। अंतिम बात, युवाओं को जो आप संदेश दे रहे हैं। युवाओं को सबसे पहला मेरा संदेश ये है कि भाई, फैशनबाजी के चक्कर में पड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नंबर 2, भारतीय संस्कार जो ये अंग्रेजी शिक्षा की वजह से नष्ट हुए हैं, भ्रष्ट हुए हैं, इनको फिर से पकड़ो। अपने माँ बाप, गुरु का सम्मान करो, अपने परिवार के साथ जुड़कर रहो। ये जो एकल परिवार और अलग अलग परिवार, ये सब बातें जो फैल गई हैं, आज हालत ये होती है कि तमाम लोग जब उनके पास कोई परेशानी आती है तो उनका कोई सहारा नहीं रहता, वो परिवार को छोड़ चुके हैं। तमाम आदमियों को इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है कि जो व्यक्तिवाद अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे समाज में थोपा है, छोटा बच्चा भी उसको अंग्रेजों के यहाँ यूरोपीय समाज में जिस प्रकार व्यक्तिवाद, उसके कारण जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कोई समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए ज़रूरत है कि अपने प्राचीन भारत के अच्छे मूल्यों को हम लोग फिर से पुनर्जीवित करें और इस व्यक्तिवाद को रोकें। जैसे बहुत से सुना होगा आपने, लड़कियां मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी, और जब हो गई और उस पति से लड़ाई हो गई, परिवार से अलगाव हो गया, अब कहाँ जाएं? इसलिए युवतियों के लिए मेरा संदेश है, विवाह करो, पसंद का करो, लेकिन अपने परिवार को विश्वास में लेकर, और अगर कभी अंतर्विरोध हो रहा है तो थोड़ा समझौता कर लो, क्योंकि आपकी अकड़, आपकी जिद अंत में अगर मामला उल्टा पड़ गया तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देगा।
इसलिए अपने शुभचिंतकों, मित्रों, परिवार, उनसे यथासंभव समायोजन करके चलो। दोस्तों, आज का दिन हमारे जीवन में एक अच्छे महत्व का दिन है। लोक व्यवहार हो अथवा संविधान, कानून व्यवस्था हो या फिर तमाम ऐसे प्रचलित नियम, हमें अपने आचरण में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, पुलिसिंग कैसी हो, लोगों का व्यवहार कैसा हो, अपराध उन्मूलन कैसे हो, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।